Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Group for GRF. So guys, I am Riya and मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 करवा रही हूँ. So guys, हमने लास्ट पार्ट के अंदर प्रोडक्ट पढ़ा था, एनटीपी, एपी, एमपी को पढ़ा था एंड इसके साथ साथ हमें लो वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ा जिसके अंदर इंक्रीजिंग फैक्टर, डिमिनिशिंग फैक्टर एंड नेगेटिव फैक्टर्स को पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द टीपी एंड एमपी. ओके, हम देखेंगे टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, when MP is increasing then TP increasing and increasing rate. यानी इसने क्या बोला है, जब हमारे पास जो MP होता है वो इंक्रीज होता है ना, जब क्या बोला है इसने, जब MP होता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. MP के इंक्रीज होने पर जो TP हो रहा है वो भी इंक्रीज होता है. MP के इंक्रीज होने पर क्या होता है, जो हमारा TP होता है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और कौन सी रेट से वो इंक्रीज होता है, TP इंक्रीजिंग रेट से क्या होता है, TP यहाँ पे इंक्रीज होता है. आप देख सकते हो जैसे इसके अंदर कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टीपी, टीपी क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एंड यहाँ पे एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. यानी हम ये बोल सकते हैं जब एमपी इंक्रीज होता है ना, जब एमपी राइज करता है, एमपी यहाँ तक राइज कर रहा है, टीपी भी क्या कर रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर. जैसे ही जो एमपी है वो ना फॉल करने लगी, वैसे ही जो टीपी है वो क्या कर रहा है, डिमिनिश इंक्रीज हो रहा है. जो टीपी वो इंक्रीज तो कर, बट वो किस रेट से इंक्रीज कर, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर. यहाँ पे टीपी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. ये बोला व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, की एमपी है ना वो डिक्रीज कर रहा है बट वो पॉजिटिव है. एमपी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है बट यहाँ तक क्या है, वो पॉजिटिव है. वहां पे क्या हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज करता है बट कौन सी रेट से इंक्रीज करता है, वो डिक्रीजिंग रेट से वो क्या करता है, इंक्रीज करता है. यानी हाथ से वो ना जो टीपी है वो इंक्रीज तो कर रहा है बट वो कौन सी रेट से इंक्रीज कर रहा है, हाथ में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है. और जैसे जो हमारा एमपी है वो जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा एमपी है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है इस पॉइंट पे, L3 पॉइंट पे. वैसे ही जो हमारा टीपी हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो जाते हैं. यानी इस वाले पॉइंट से यहाँ पे क्या हो रहा है, टीपी तो क्या हो रहा है इस पे मैक्सिमम हो रहा है और जो एमपी है वो क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो हो रहा है. वहां पे क्या होता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है, एमपी वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. एंड देन क्या होता है, एमपी इज नेगेटिव और टीपी क्या करता है, वो फॉल स्टार्ट कर देता है. जैसे ही जो एमपी हो रहा है वो क्या हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव, जीरो में एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. वैसे ही जो टीपी हो रहा है वो क्या करने लग जाता है, फॉल करता है. टीपी फॉल तो करता है बट वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. इस बात का ध्यान, जो टीपी होता है वो फॉल करेगा बट वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. जो ओनली नेगेटिव होता है वो क्या होता है, एमपी होता है. एमपी नेगेटिव भी होता है, जीरो भी. टीपी कभी भी जीरो भी नहीं होता, टीपी कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता है. ठीक है, यार हम देखेंगे इसके अंदर एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है. देखो सर फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, both AP and MP curves are derived from the total product कर्व. जो एपी और एमपी कर्व होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं, टोटल प्रोडक्ट कर्व से ड्राइव होते हैं. कैसे ड्राइव होते हैं, जो एपी का फॉर्मूला होता है, नॉर्म क्या फॉर्मूला होता है, टीपी अपॉन में क्या फॉर्मूला होता है इसका, टीपी अपॉन में क्या होता है, एन टीपी सॉरी टीपी अपॉन में लेबर होता है. किसका फॉर्मूला होता है, ये एपी का फॉर्मूला होता है. एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन में एन होता है. एंड जो एमपी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेबर, सॉरी चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन लेबर. तो किससे ड्राइव हो रही है, टीपी से ड्राइव होते हैं ये, चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन लेबर. तो दोनों फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे टीपी आ रहा है. टीपी का यूज करके एमपी में कैलकुलेट करते हैं, टीपी का यूज करके ये हम क्या करते हैं, टीपी कैलकुलेट करते हैं. हाँ, तो ना टीपी के अंदर क्या होता है, कौन क्या कर रहा है इसमें, बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स आर ड्राइव फ्रॉम द टीपी कर्व. तो टोटल जो बोथ एपी और एमपी होता है उसको ड्राइव करने के बाद किसकी नीड होती है, टीटीपी की नीड होती है. टीपी की वजह से हम एमपी और एपी को ड्राइव कर पाते हैं. फर्स्ट क्या बोला इसने, जब एपी हमारा राइज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एपी ज्यादा होगा एपी एमपी से. देखो जब हमारे पास में क्या बोला, जब हमारे पास में जो ये एपी है, ये एपी जब तक राइज करेगा ना, जब तक हमारा जो एपी है एमपी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा. जब जब हमारे पास में क्या मान लो ये कर्व है, ठीक है, इसके अंदर क्या बोला इसने, जब जो ये एपी है जब जब राइज कर रहा है ना ये, तो हमारा जो टीपी है यानी जो सॉरी जो हमारा एमपी वो भी क्या होगा, राइज करेगा. राइज कर रहा है ये और उसके मैक्सिमम पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है. ठीक है, जब जब हमारा जो एपी है वो राइज करेगा, वैसे वैसे जो हमारा टीपी है वो भी क्या होगा, वो एमपी होगा वो भी क्या होगा, राइज वो एमपी होगा वो ज्यादा होगा टीपी से.
इस वाले पॉइंट के अंदर कि जैसे जैसे हमारा जो एपी यहाँ तक राइज कर रहे हैं, वैसे जो हमारा एमपी है ना इस पॉइंट तक एपी से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जैसे ही एपी का मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है ना, यहाँ पे एमपी का मैक्सिमम पॉइंट आ गया, वहां पे एमपी और एपी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस पॉइंट पे जहाँ पे एपी मैक्सिमम पॉइंट पे होते हैं, वहां पे क्या होता है, एपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे एमपी हो जाता है। और जब जब एपी राइज करता है, वहां पे है ना जो एमपी होता है वो क्या होता है, एपी से ज्यादा होता है। एंड जैसे ही एमपी का जो मैक्सिमम पॉइंट है खत्म हो जाता है, वो दोनों एपी और एमपी दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहां से जो एपी और एमपी दोनों क्या करते हैं, हमें फॉल करने लग जाते हैं। और यहाँ पे फॉल तो करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, जो एपी होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही जीरो हो सकता है। एंड जैसे यहाँ पे ना एपी और एमपी दोनों फॉल करते हैं, तो यहाँ पे ना एमपी होता है वो ना एपी से डबल फोल करते हैं, यानी कि जो एपी की जो स्पीड होती है ना, एमपी की स्पीड होती है वो एपी से ज्यादा होती है। एमपी होता है वो दुगनी स्पीड से क्या करता है, फोल करता है, और एपी है वो नॉर्मल फोल करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एपी और एमपी दोनों फोल करते हैं ना, वहां पे क्या होता है, एपी ज्यादा होता है किससे, एमपी से। तो हम ये बोल सकते हैं, जब एपी राइज करता है तो वहां पे एमपी ज्यादा होता है एपी से, एंड जब एपी है वो फॉल करता है, जब एपी ज्यादा होता है एमपी से। जब क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला आपको, जब एपी क्या कर रहा है, यहाँ पे राइज कर रहा है, जब एपी राइज करता है, एपी क्या करता है, यहाँ पे राइज करता है ना, जब एपी राइज करता है तो वहां पे क्या होता है, एमपी ज्यादा होता है एपी से। वहां पे क्या होगा, हमारे पास में एमपी क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एपी से। और जैसे ही एपी है वो फॉल करता है, एपी क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉल करता है, जैसे एपी हमारा फॉल करेगा ना, वहां पे क्या होगा, हमारे पास में जो एपी होगा वो ज्यादा होगा एमपी से, यानी एमपी तो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एपी से। और जब है ना एपी मैक्सिमम होगा, वहां पे क्या होगा, एपी और एमपी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल में होंगे, ठीक है। तो यही बोला इसने कि जब बोथ वेन एपी एमपी ग्रेटर, जब एपी राइज करता है तो वहां पे क्या होता है, एमपी ज्यादा होता है एपी से। और जब एपी मैक्सिमम हो जाता है, वहां पे क्या होता है, एमपी इक्वल देन एपी हो जाता है। और जब एपी फॉल करता है तो वहां पे क्या होता है, एमपी से ज्यादा कौन होता है, एपी ग्रेटर देन एमपी हो जाता है, या फिर एमपी लेस देन क्या होता है, एपी होता है। और इससे क्या बोला, एपी एंड एमपी कर्व्स जनरली एग्जिबिट एन इन्वर्टेड यू शेप ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोला इसने कि जो एपी और एमपी कर्व होते हैं उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, देखो एपी और एमपी का जो शेप कर्व है कैसे दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड यू शेप, यानी यू तो हमारे पास कैसे बनता है, ऐसे बनता है यू शेप तो, और इन्वर्टेड यू शेप कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ना जो एपी और एमपी कर्व होते हैं उनका शेप होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड यू शेप होता है। किसकी वजह से इन्वर्टेड यू शेप होता है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से जो एपी और एमपी का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे यू शेप होते ही ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी रीचेस मैक्सिमम पॉइंट, जब हमारा जो एमपी होता है वो मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, इट कॉरेस्पॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ टीपी कर्व। वहां पे क्या होता है, टीपी में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। देखो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में एमपी का मैक्सिमम पॉइंट को एमपी इंक्रीज कर, एमपी का क्या हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, एमपी का मैक्सिमम पॉइंट हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जो टीपीओ का टीपी क्या करता है, इंक्रीजिंग रेट्स इंक्रीज करता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। इस पॉइंट में क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। जहाँ पे एमपी होगा वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, एंड जहाँ पे टीपी होगा जो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। देन हम करते हैं स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जिसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर जब हम ना क्या करते हैं, प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन कर्व होता है ना, तो इसमें क्या होता है, स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू, जिसके अंदर हम इस वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स दोनों के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। वो कौन सा होता है, स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू, जिसके अंदर जो हमारा आउटपुट होता है उसके अंदर हम 2x 3x इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी जो हमारा आउटपुट होता है, पहले हमारे पास मान लो 100% हम आउटपुट 100 यूनिट्स का हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 200 आउटपुट है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट हमें शॉर्ट रन के अंदर ऐसा नहीं कर सकते थे, उसके अंदर हम इनपुट इंक्रीज तो कर सकते थे आउटपुट को अपना, बट एक मिनिमम पॉइंट है कि मान लो पहले हम 100 यूनिट्स करते हैं, हम क्या कर सकते थे, 120 यूनिट्स इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसके अंदर हम स्केल के अंदर इनपुट को जो इंक्रीज कर सकते हैं, इसके का मतलब होता है जब हम 2x या 3x डबल ट्रिपल हमारा आउटपुट उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू अ लो व्हेन ऑल फैक्टर्स इनपुट द वैल्यू इन द सेम प्रपोर्शन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसने क्या बोला, जब हमारे पास में ऑल फैक्टर्स यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर्स, सारी जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। यानी हम फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज, और दोनों को हम
में किस में चेंज कर सकते, सेम प्रपोर्शन में चेंजेस कर सकते हैं। लाइक देखो आपके पास, हमारे पास में क्या है, यहाँ पे लेबर है, हमारे पास मान लो यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। पहले हमारे पास लेबर कितनी थी, 1 थी, एंड जो कैपिटल थी वो भी कितनी थी, 1 थी। ठीक है, हमने यहाँ पे जो लेबर है उसको क्या कर दिया, 2 कर दिया, और जो कैपिटल है उसको हमने क्या कर दिया, मान लो यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे क्या करा हमने, लेबर है उसको क्या कर दिया हमने, 4 कर दिया उसको, और यहाँ पे जो कैपिटल है उसको हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो दोनों इंक्रीज हो रहे, बट वहां पे क्या हो रहा है, सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इनका प्रपोर्शन भी निकालोगे ना तो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो इंक्रीज भी होता है ना वो सेम प्रपोर्शन के साथ होता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो व्हेन ऑल फैक्टर इनपुट आर वेरी द सेम प्रपोर्शन, इसके अंदर जो हमें ना इनपुट्स के अंदर जो हम इनपुट्स के अंदर जो चेंजेस करते हैं वो चेंजेस होता है, किस में चेंज होता है, वो सेम प्रपोर्शन के अंदर चेंजेस होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है। जैसे आपको नेम से पता चला, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी हमने जो इनपुट लगाया उससे ज्यादा जब हमारे आउटपुट मिल जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो क्या बोला इसने, व्हेन ए प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट्स लीड्स टू ए मोर देन प्रपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। यानी जब हमने इनपुट लगाया, मान लो हमने जो इनपुट है वो 100% लगाया, और जो हमारा आउटपुट है ना 100% से हमने जो इनपुट है वो इंक्रीज किया है, पर जो हमारा आउटपुट है वो कितने से इंक्रीज हो गया, 150 से इंक्रीज है, मोर देन 100%, यानी 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, 150 हो सकता है, 60 कितना भी हो सकता है, बट 100% से जब ज्यादा आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। तो एग्जांपल देख लो चाहिए आप, इसमें क्या बोला इसने, डबलिंग ऑल इनपुट्स, ये 100% इंक्रीज हमने की, जो इनपुट्स है उसको 100% से इंक्रीज किया, बट जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है, 100%, मोर देन 100%, जो हमारा आउटपुट है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। It occurs due to economic of scale which and benefits gained from a large scale of production. Economics of increasing return to scale होता है, वो किसकी वजह से जो होता है, अकर होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से अकर होता है। which and benefits gained from large scale of production. इकोनॉमिक स्केल होता है तो क्या प्रॉफिट होता है हमारे पास, इकोनॉमिक स्केल के अंदर हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी है ना बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फिक्स असेट्स होती है, जो हमारी इसको हमें बहुत अच्छी बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, उसको एफिशिएंटली उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट होती है किसी भी प्रोडक्ट को कम हो जाती है, और हमारे क्या मिलता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का प्रॉफिट मिलता है, हमारे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, हम देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर कि ना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, इसको हम एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। देखो जब हमारे पास में इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है हमारे पास। तो लेबर को हम है ना जो डिनोट किससे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। जो कैपिटल होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। कैपिटल को हम के से लिखते हैं, और लेबर को हम क्या लिखते हैं, एल से लिखते हैं। मान लो जो हमारी कैपिटल होती है वो क्या है, हमने जो कैपिटल लगा रखी है वो 1 लगा रखी है, एंड जो हमने लेबर लगा रखी है वो कितने लगा रखी है, 2 लगा रखी है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कितने यूनिट्स का होता है, 100 यूनिट्स का हम क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। जैसे ही जो हमने ना कैपिटल उसको 1 से क्या कर दिया, हमने 2 कर दिया, यानी हम कितना इंक्रीज करें, 100% से हम इनको इंक्रीज करें। एंड जो हमारी लेबर हो रही है उसको भी हम कितने करें, 2 से लेकर 4 तक करें। तो कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, 100% से हम क्या करें, इसको जो इनपुट है उसको क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 150% का इंक्रीज हुआ। यानी हमारा जो आउटपुट है पहले 100 यूनिट्स बनाता था, कितना बना रहा है, 250 बना रहा है। यानी हमारा जो आउटपुट है वो 100 कितना हो गया, 150। हम इनपुट तो 100% लगा रहे हैं, बट जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो कितना है, हमारे पास 150% आया। तो कितना इंक्रीमेंट आया हमारे पास में आउटपुट के अंदर, 50% का हमारे पास में क्या है, इंक्रीमेंट आया। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, जो हमारा आउटपुट इनपुट है उससे ज्यादा हमारा जो आउटपुट हो रहा है ना वो इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। बट हमारे पास में जो प्रपोर्शन है वो सेम प्रपोर्शन में लगा रहे हैं, यानी पहले जो रेशियो हमारे पास में सेम रेशियो आप देख सकते हो, 2 1 जा 2, इसको हम कट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो 1:2 के फॉर्म के अंदर आ रहा है, बट इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको 100% से इंक्रीज करें, बट हमारा जो रेशियो है वो चेंजेस नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, देन हमने क्या करा, यहाँ पे सेम 100% से हमने क्या करा, जो हमारे इनपुट्स उसको इंक्रीज किया, इसको 2 से 4 कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने 4 से 8 कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हो रहा है किससे हो रहा है, 250 तक कितना होगा, 600 से हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी जो आउटपुट हमने जो इनपुट उसमें सेम 100% से इंक्रीमेंट किया, बट जो हमारा आउटपुट यानी हमारा जो आउटपुट है वो 100% से कितना इंक्रीमेंट हो गया, 140% इंक्रीमेंट हो गया। यानी अभी भी क्या हो रहा है, हमारा जो इनपुट हो रहा है वो 100% लगा रहे हैं, बट जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो मोर देन 100% हमारे मिल रहा है, 140% अब आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। जैसे इस डायग्राम से देख सकते हो आपके ना जो इनपुट है वो कितना लगाया, 15 का लगाया।
सॉरी, जो हमने इनपुट है वो कितना लगा है 10 मिनट्स का लगा है, जो हमारे पास आउटपुट हो रहा है वो कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। तो हमारे पास में क्या हो रहा है, जो इनपुट लगा है उससे ज्यादा हमारे को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, 100% लगा है, 150% हमारे को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है ये। यानी हमारे पास में क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मीन्स क्या होता है, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑफ स्केल है ना। इकोनॉमिक स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से जो फॉर्म होती है, जो कॉस्ट होती है क्या होती थी, कम हो जाती है। फॉर्म की जो कॉस्ट पड़ी कम होने की वजह से फॉर्म को क्या मिलता है, किसका फायदा मिलता है यहाँ पे, इसको लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन फायदा, जिसके किसका फायदा मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का फायदा मिलता है यहाँ पे। क्या बोला है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेजेस दैट इज फॉर्म गेट when it increases scale of production। तो यहाँ पे फॉर्म है जो अपना क्या करती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है उसको क्या कर देती है, वो इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से उसको क्या मिलता है, कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट पर यूनिट होती है वो कम हो जाती है। एंड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाने की वजह से उसको क्या मिलता है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाने की वजह से उसको क्या मिलता है, उसका प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, उसको क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल जाता है। ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करेगा वो तो फॉर्म को क्या मिलेगी, लोअर कॉस्ट पर यूनिट होगी उसको। तो हमारे पास जो इकोनॉमिक स्केल होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास इंटरनल इकोनॉमिक्स होता है, और सेकंड क्या होता है हमारे पास में एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारे पास में। इंटरनल इकोनॉमिक स्केल ऑफ क्या होता है हमारे पास में, इट रेफर्स टू द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर अवेलेबल टू फर्म विथिन इट्स ओन ऑपरेशन। यानी फर्म की खुद की वजह से जब उसकी जो ना, फर्म की खुद की वजह से जब उसके स्केल के अंदर क्या होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंक्रीमेंट होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल यानी आंतरिक, यानी खुद की वजह से, जब फर्म की खुद की वजह से फर्म कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से खुद की वजह से उसके क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो कॉस्ट होती है क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, टेक्निकल इकोनॉमिक्स। टेक्निकल इकोनॉमिक्स इज द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ बिगर एंड बेटर मशीनरी। यानी हम टेक्निकल इकोनॉमिक को इस तरीके से यूज करें जिससे हमारे को ना, जो हमारी मशीनरी, जो हमारी मशीन हो रही है क्या मिल रही है हमारे मशीन का, ऐसी मशीनरी का यूज करें जो बहुत बड़ी है और जो बेटर मशीन, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है एक बार बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि में प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड जो मैनेजरी इकोनॉमिक्स हो रही है थ्रू डिविजन ऑफ लेबर स्पेशल, और जो हमारा ऐसी मैनेजरी इकोनॉमिक्स का यूज करें जो क्या हो, हमारे जो लेबर है वो स्पेशलाइजेशन लेबर है, और लेबर को हमने क्या कर अलग अलग जो डिवाइड है, अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है उसको डिवाइड कर, जिसकी वजह से एफिशिएंटली अपना वर्क कर रही है, और हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, उससे कम आ रही है। ठीक है, तो इसकी टाइप्स क्या होती है इंटरनल इकोनॉमिक्स के हमारे पास में, टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट क्या है इसके लिए, किसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो फर्म होती है क्या करती है, ग्रोथ करती है। फर्स्ट है हमारे पास में टेक्निकल इकोनॉमिक्स। इसमें यूज बेटर, जब एक फर्म होती है वो बेटर मशीनरी का, ऑटोमेशन का, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज होगी, उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन हमारे पास सेकंड के मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो हमारे फर्म के एम्प्लॉइज होते हैं, फर्म के लेबर होती है, फर्म के जो मैनेजमेंट होते हैं, जब उसको बहुत एफिशिएंटली उसको यूज करता है, फर्म जो है ना लेबर, उसको स्पेशलाइजेशन लेबर का यूज करती है, स्किल लेबर का यूज करती है, जो वर्क होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में इस तरीके से डिवाइड करती है, जिससे कि ना अलग अलग जो लेबर, अलग अलग जो पर्सन उसको उसका अपना वर्क पता होता है, स्पेशलाइज क्या होता है कि मुझे ये वर्क करना है, मुझे जिससे ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, वो अपना वर्क को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो हमारे पास में क्या यहाँ पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, इजी लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जब कोई भी फंड होती है, जब उसके ना क्रेडिट रेटिंग्स होती है मार्केट के अंदर, यानी उसकी गुडविल होती है, क्रेडिट रेटिंग होती है बहुत अच्छी होती है, तो उसको क्या मिलता है, फर्म को बहुत कम लोन, जो लोन रेट होती है इस पे इंटरेस्ट मिल जाता है, बैंक पे इंटरेस्ट दे पाते, जिसकी वजह से वो अपना जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। देन हमारे पास में क्या है, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। जब एक फर्म होती है बल्क में प्रोडक्ट बनाएगी या उसको बाय करेगी, यानी जो रॉ मटेरियल कम फर्म होती है उसको बाय करती है, रॉ मटेरियल को बल्क में प्रोडक्ट बाय करे, एंड जो सेल करे वो भी बल्क में सेल करेगी। एंड एक बार जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए, मान लो आप उसको ना एक एक करके प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा, जब एक बार में बल्क में प्रोडक्ट सेल कर दोगे एक बार में, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी क्या आएगी, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो कम आती है, जिसकी वजह से भी क्या मिलता है हमारे को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है कॉस्ट का रिड्यूस करने का। एंड हमें जो एडवर्टाइजमेंट मास प्रोडक्शन करें, मास में एडवर्टाइजमेंट करें, यानी कि हम टीवी में इस तरीके से हमें ना ऐसे एडवर्टाइजमेंट करें जिससे ना नंबर ऑफ जो पीपल, बहुत सारे जो पीपल उनके तक वहाँ पे क्या हो रहा है, रीच कर पा रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट रीच कर पा रहे हैं, लोग उसको जान पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट रहेगी प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट वो भी कम आएगी, एंड हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज हो पाएगा, लोग उसको प्रोडक्ट को जान पाएंगे, जो प्रोडक्शन जो हमारा
प्रोडक्ट उसकी क्या इक्विटी बनेगी। देन हमारे पास में क्या है, रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स। ये ना जो एक भी फॉर्म होती है, अपनी इंडस्ट्री होती है, उसको इस तरीके से ना अपना जो प्रोडक्शन है करना चाहिए जिससे उसको कम से कम रिस्क मिलती है, क्योंकि हमारे नॉर्मली हम नहीं मानते ज्यादा से ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर जो हमारे रिस्क उसको उस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि वहाँ पर जो रिस्क हो क्या हो, कम हो। जैसे हमारा लार्ज फॉर्म कैन हैंडल रिस्क बेटर, की ज्यादा लार्ज फॉर्म से वो अपने जो रिस्क होगा उसको अच्छे से क्या कर पाएगी, बेटर यूटिलाइज कर पाएगी, जो रिस्क उसको कम करेगी। देन हमारे पास में इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसकी वजह से भी जो फॉर्म होती है वो क्या करती है, ग्रो करती है। फर्स्ट तुम्हारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जो हमारी रोड्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे कम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे रोड्स बन जाए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी फैसिलिटी मिले, जिसकी वजह से हमारा जो कनेक्टिविटी होगी किसी भी प्रोड्यूसर या सप्लायर से, जिसको हम सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, उससे हम अच्छे से बात कर पाएंगे, उसको हम उससे अच्छे से क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट होगी क्या होगी, कम होगी। नहीं रोड अगर ट्रांसपोर्टेशन होगी, हम अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट को अच्छे से भेज पाएंगे, जिससे रोड्स अच्छी होगी तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी, इससे कम होगी। फिर हमारे पास में क्या है, स्किल लेबर अवेलेबिलिटी। जब एक फॉर्म में इंडस्ट्री में बहुत अच्छी लेबर मिल जाती है, स्किल लेबर जैसे उसको चाहिए होती है लेबर वैसे मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या हो, प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीमेंट आ जाएगा। एंड देन क्या हमारे पास गवर्नमेंट है हमारी जो इस तरीके से पॉलिसी बनाएगी, जो हमारा फॉर्म जो हमारी बिजनेस हो रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री उसको बहुत ज्यादा उससे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिला है, जिससे हमारा क्या हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाती है। स्पेशलाइजेशन सप्लायर्स, स्पेशलाइज्ड सप्लाई यानी जिस तरीके से हम आपको ना कोई प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी उस तरीके के जो सप्लाई से वो मिल जाए, सप्लाई से इस तरीके मिले ना तो हमको सही टाइम पे प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर पाए सही टाइम पे, एंड सही प्रोडक्ट जो हमको जैसे प्रोडक्ट चाहिए सप्लाई करेंगे, जिससे भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड देन क्या हमारे पास जिससे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट से कम होगी कि हम उसको अच्छे से क्या कर पाएंगे कि जो हम जिस टाइम पे हमारे को चाहिए होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसको हमारे को मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी हमारे को मिल जाएगी, तो हम क्या कर पाएंगे, उससे अच्छे से हम जो प्रोडक्ट फिनिश कर पाएंगे एंड हमारे को उसको मार्केट में सेल कर पाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्शन में क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा। देन क्या टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर्स, इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि मैं जो टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए बूम आ रहा है, तो बूम आने की वजह से भी जो हमारा इंडस्ट्रीज हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी होगा उसके अंदर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन हमारे पास में क्या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जैसे आपको नेम से समझ में आ रहा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की है ना, जो कांस्टेंट जो हमारे पास जितना हम इनपुट लगा रहे उतना ही सेम हमारे को आउटपुट मिल रहा है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। इसने क्या बोला, व्हेन द प्रपोर्शन इंक्रीज, तो बोला इसने व्हेन द प्रपोर्शन इंक्रीज इन आउटपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रपोर्शन इंक्रीज इन इनपुट, यानी जितना हमारा आउटपुट लगा रहे उतना ही सेम हमारे को उसके इक्वल हमारे को क्या मिल रहा है, इनपुट जितना इनपुट लगा देते हैं सेम आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। इट मींस ऑल द इनपुट इंक्रीज बाय 100%, देन जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो भी कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 100% इंक्रीज हो रहा है। Constant return to scale typically operate after a firm has achieved optimum capacity. So optimum capacity after this point economic of production are exactly balanced by this economic of प्रोडक्शन। इससे क्या बोला, जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है ना, जो एक फर्म होती है वो अचीव करना चाहती है, यानी जो एक फर्म होती है ना कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर ही रहना चाहती है, अगर वो उसके बाद में जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, डिसइकोनॉमिक स्केल का उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक फर्म होती है वो अचीव कर लेती है, अपना ऑपरेट अचीव कर लेती है, चाहे तो उसको अचीव करना होता है वहां पे अचीव कर लेती है, वो अपना सारा कांस्टेंट ऑप्टिमम कैपेसिटी कहाँ पे अचीव कर लेती है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पर अचीव कर लेते हैं। इस पॉइंट के बाद में जो कंपनी होती है उसको प्रोडक्शन होता है उसको क्या मिलता है, डिसइकोनॉमिक स्केल को उसको सामना करना पड़ता है, यानी वो जितना आउटपुट लगाएगा उससे कम उसको जब प्रोडक्शन आउटपुट मिलेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी जितना इनपुट यूज करेगा उससे कम उसको जब आउटपुट मिलेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलेगा। तो जो एक फर्म होती है सबसे अच्छा सबसे ज्यादा टाइम पे वो रहना चाहती है, वहां पे रहना चाहती है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे ऑपरेट करना चाहती है फर्म। देख लो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या है हमारे पास में यहाँ पे, हाँ ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या है हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास दे रखी कैपिटल, एंड देन क्या दे रखा है, हमारे को लेबर दे रखा है, आउटपुट है इंक्रीज इन इनपुट से, एंड क्या है हमारे पास में, इंक्रीज इन आउटपुट से। ठीक है, जब मान लो हमने जो कैपिटल है वो कितनी है हमारे पास में, 1 है, एंड जो लेबर है वो भी क्या हमारे पास में 2 है, जो कैपिटल वो तो 1 है एंड लेबर क्या हमारे पास में 2 है, तो हम आउटपुट कितना यूनिट्स कर रहे हैं, 100 यूनिट्स कर रहे हैं। ठीक, जैसे हमारी जो कैपिटल हमने 1 से क्या कर दी, 2 कर दी, एंड जो हमारी लेबर है उसको हमने 2 से क्या कर दी, 4 कर दिया, डबल
डबल हमने क्या कर दिया, उसको इंक्रीज कर, वन से क्या कर दिया, उसमें इंक्रीज कर दिया, तो इनपुट के अंदर क्या हो गया यहाँ पे 100% से क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सेम 2 से यहाँ पे क्या कर दिया हमने 4 कर दिया, यानी इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, यानी 2 से हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, 100% से इंक्रीज कर दिया हमने, कैपिटल में लेबर को भी हमने 100% से इंक्रीज कर दिया। सेम यहाँ पे हम इसमें 4 से 8 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया 8 से 16 कर दिया। जब हमें 4 से 8 किया तो इसके अंदर हमारा जो आउटपुट हो रहा है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 था पहले, अब कितना हो गया 400 हो गया। और इसके अंदर जो इनपुट में हमने 100% इंक्रीमेंट किया है, जिससे हमारा आउटपुट में से भी 100% इंक्रीमेंट हो रहा है। हम 100% इनपुट में इंक्रीमेंट करने से हमारा जो आउटपुट में भी 100% इंक्रीमेंट हो रहा है, सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। 10 में हमने ना इनपुट हमने कितना लगाया, 10 मिनट्स का लगाया, हमारा आउटपुट भी कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, हमारा सेम 100% से इंक्रीमेंट हो रहा है। इनपुट हमने कितना यूनिट का लगाया, 20 यूनिट्स है, आउटपुट भी हमारा कितना मिल रहा है, 20 का मिल रहा है। तो हमें सेम रेट से जब इंक्रीमेंट होता है ना, जितना हमने इनपुट यूज किया उतना ही जब हमारे आउटपुट मिलता है, तो इसके हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। तो हमारे पास में क्या यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में क्या हो रहा है, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, डिमिनिशिंग यानी जितना हम इनपुट यूज कर रहे हैं उससे कम जब हमारे को आउटपुट मिलता है ना, मान लो हमने जो इनपुट है वो 100% लगाया है, बट हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसके अंदर हमारे को कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है। जब आपको लेस देन 100% से कम हमारे जब आउटपुट मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, when a proportion increase in total output is less than the proportion increase in input, जब हमारा टोटल आउटपुट, जब हमारे पास जो इनपुट है ना, हमने इनपुट तो ज्यादा से इंक्रीज किया बट जो आउटपुट है उससे कम इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा हमारे पास में, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है। एग्जांपल क्या बोला है, इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 100%, द टोटल आउटपुट इंक्रीज बाय लेस देन 100%, कि जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो कितने से कम इंक्रीज हो रहा है, लेस देन 100%, यानी 100% से कम हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या बोला, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मेनली किसकी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आता है, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से हमारे क्या आता है यहाँ पे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आता है। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से आता है हमारे पास में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से हमारे पास में, इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से होता है। एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से अकर होता है हमारे पास, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से अकर होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इट मींस द फर्म हैज ए ग्रो सो लार्ज दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज इट, यानी जब फर्म होती है बहुत लार्ज और प्रोडक्शन करती है तो उसको ना जो मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर क्या होता है हमारे पास में, देखो यहाँ पे भी हमारे आपको सेम दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल है हमारे पास में, यहाँ पे दे रखी है लेबर दे रखी है हमारे पास में, और ये हमारे को दे रखा है आउटपुट कितना है, परसेंटेज में भी हमारे को दे रखा है इनपुट, एंड हमारे को परसेंटेज में क्या दे रखा है, आउटपुट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ना कैपिटल के अंदर कितना दे रखा है, मान लो हमारे पास में कैपिटल है जो 1 यूनिट लगाई है हमने, और लेबर भी हमने क्या लगाई है यहाँ पे 2 यूनिट की लगाई, तो हमारे जो आउटपुट है वो कितना मिल रहा है, 100 का मिल रहा है। ठीक है, जैसे हमने कैपिटल उसमें 100% इंक्रीमेंट किया, 1 से 2 कर दी, डबल कर दी हमने आउटपुट, और लेबर भी हमने क्या कर 2 से क्या कर दिया, यहाँ पे 4 कर दी। ठीक है, डबल कर दी हमने, इनपुट में तो क्या किया 100% से इंक्रीज किया है, बट जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 80% से इंक्रीज हो रहा है। हमने इनपुट में सेम 100% से इंक्रीमेंट किया, बट हमारे पास जो आउटपुट है वो कितना मिल रहा है, 66.7% मिल रहा है। देन इसमें भी 100% से कितना मिल रहा है, यहाँ पे 66.7% मिल रहा है। जितना हम इनपुट यूज कर रहे हैं उससे कम हमको जब आउटपुट मिलता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। 100% आउटपुट यूज किया बट हमारे पास इनपुट तो उससे कम मिल रहा है। ठीक है, यानी हमने जो इनपुट है वो 15 मिनट्स का लगाया था, पर जो आउटपुट हमारा कितना मिल रहा है, 10 मिनट्स का मिल रहा है। एंड हमने यहाँ पे क्या लगा रहा है, 25 इनपुट से लगाया, बट हमारा जो आउटपुट है वो कितना मिनट्स का मिल रहा है, 16.5 मिनट्स का मिल रहा है। जब हमारे को इनपुट से जो आउटपुट से सॉरी जब हमारे को ना आउटपुट होता है ना वो इनपुट से कम प्रपोर्शन में मिलता है, तो सब क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से होता है, डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल में हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स के, तो कौन कौन से आता है हमारे पास में, एक तो इंटरनल डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, और एक क्या होता है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल। इंटरनल डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल किसकी वजह से, वो ऑन फर्म की खुद की वजह से जब क्या होगा, इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है, फर्म की खुद की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स होता है। और जब फर्म से ना होगा बल्कि वो जो आउटसाइड एरिया है उसकी वजह से जब होता है ना, मार्केट की वजह से होता है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती है, इसकी अनस्किल्ड लेबर की वजह से हो सकता है हमारे पास, वो किसकी वजह से होता है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स की वजह से होता है ये सारे। ठीक है,
और इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स किसकी वजह से होता है, फर्म की खुद की वजह से होता है, और जो फर्म खुद की वजह से नहीं हो जिसको फर्म कंट्रोल नहीं कर पाती वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। तो इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स ऐसे होते हैं जिसको फर्म खुद से कंट्रोल कर पाती है, पर वो खुद की फैक्टर की वजह से क्या होता है, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास में इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। If refers to disadvantages of large scale production which a firm has to suffer due to its own operation, फर्म की खुद की वजह से जब उसको सफर करना पड़ता है उसको एडवांटेज नाम जब उसको डिसएडवांटेज मिलता है जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास में, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डिस इकोनॉमिक्स ड्यू टू हैवी कॉस्ट ऑफ वियर एंड टीयर। यानी क्या बोला है, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, जब हमारे मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को हम उसको है ना मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जब हम अच्छे से उसको कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास में हैवी कॉस्ट, जब हमारे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट की बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, पर यूनिट ऑफ जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज्यादा लगने लग जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, डिसइकोनॉमिक स्केल क्या हो जाता है, अराइव हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, कॉजेज ऑफ इंटरनल डिसइकोनॉमिक स्केल कौन कौन से कॉजेज होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास मैनेजरियल प्रॉब्लम, तो इसके अंदर क्या होता है, लार्ज फर्म्स आर हार्डर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग बिकम स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। यानी मैनेजरियल प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हमारे पास में आ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेट उससे नहीं कर पाते, उससे कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाते, हम उससे अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, उनको सुपरवाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास में जो डिसीजन होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, स्लो डिसीजन हो जाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता वो काम कैसे करे, हमें ये नहीं समझ में आता हम किसको लेबर को क्या इंस्ट्रक्शन दे क्या करें, उनको भी लेबर को समझ नहीं आता हम कौन सा वर्क करें, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे डिसीजन समझ नहीं आते, डिसीजन लिए भी जाते हैं बहुत ज्यादा स्लो लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो जाते हैं। देन हमारे पास में क्या है यहाँ पे, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब क्या होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या हो जाता है, उनके बीच में वीक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इनएफिशिएंसी उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या बोले इसे, वहाँ पे जो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कोई भी फॉर्म होगी, बहुत ज्यादा बड़ी फॉर्म होगी, तो वहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। मान लो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया, एक सेल डिपार्टमेंट बन गया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया, एक मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पीपल होते हैं, बट इनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन ही अच्छे से नहीं बैठ पाता है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट को समझ नहीं आता, मार्केट डिपार्टमेंट क्या बता रहा है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट क्या बता रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको फाइनेंस अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उनको समझ नहीं आता वो काम कैसे करे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो डिसीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो अच्छे से कोऑर्डिनेट एक दूसरे को नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन कम सही नहीं हो जाता, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन गैप, जब इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपरली एक दूसरे तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है, तो क्या हो जाता है, डील हो रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग से उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। फिर हमारे पास में क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय मोटिवेशन इश्यूज, यानी ये होता है इसमें वर्कर्स में फील लेस वैल्यूड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, जब वर्कर्स को ये लगता है कि ना जो कंपनी हमारे साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं कर पाती, हमारे को अच्छे जितना हम एफिशिएंटली वहाँ पे काम कर पा रहे हैं, कंपनी उतना हमारे को इतना मान लो कि सैलरी नहीं दे पा रही है, उतना वहाँ को मोटिवेट नहीं कर पा रही, हमारे बारे में इतना कंपनी नहीं सोच पाई, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉइज होंगे क्या होगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, और वहाँ पे वो उसका जो असर होता है किस पे देखने को मिलता है, प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। देन हमारे पास में क्या आता है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में क्या आता है, टू मैनी रूल्स, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ पे क्या होगा, रूल्स रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा होंगे, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी, वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा, वहाँ पे क्या होगा, अच्छे से काम नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन हम देखते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स में क्या, व्हेन द होल इंडस्ट्री एक्सपैंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज व्हिच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म्स। एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मान लो कोई भी एक फर्म होती है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, अदर जो फर्म है उनको पता चला कि फर्म तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, जो मार्केट है उसके अंदर क्या करेगी, उसी सेम मार्केट सेम गुड्स के अंदर क्या करेगी, वो मार्केट के अंदर एंटर कर जाएगी, फर्म में एंटर कर गई, ये फर्म में एंटर कर गई, ये फर्म में एंटर कर गई, बट उनके पास में एक्चुअल में फर्म एंटर करेगी तो क्या करेगी, वहां पे डिमांड करेगी, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल की डिमांड करेगी, रिसोर्सेज की डिमांड करेगी, जब तो प्रोडक्शन क्या कर पाएगी, मैन्युफैक्चर कर पाएगी, तो प्रोडक्शन की लगेगी सारी फर्म्स मिलकर क्या करेगी, डिमांड करेगी किसकी, प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल डिमांड करेगी, बट एक्चुअल में जो रिसोर्सेज होते हैं वो इतने अवेलेबल ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे शॉर्टेज उत्पन्न होंगे, शॉर्टेज की वजह से क्या होता है, जब ज्यादा डिमांड हो जाती है और सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है हमें शॉर्टेज ऑफ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स एंड शिफ्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होती है उनकी अच्छे से अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसमें कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं यहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल देखा था हमने, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज बाय मैनी फर्म्स लीड टू स्कैरसिटी, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल राइजेस। यानी क्या बोला है, जब हमारे को बहुत सारी फर्म्स मार्केट में क्या कर रही है, मान लो ये वाली फर्म भी एंटर कर रही है, ये भी फर्म एंटर कर रही है, ये भी फर्म एंटर कर रही है, एंड अदर फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स क्या करेगी मार्केट में एंटर कर रही है। सभी फर्म्स क्या करेगी, सारी फर्म्स है जो रॉ मटेरियल की क्या करेगी, डिमांड करेगी, जो रिसोर्सेज होगी उसकी डिमांड करेगी। बट एक्चुअली में जो डिमांड रिसोर्सेज हमारे पास में क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होगी, जो डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई बट उनसे कम होगा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड जो इंक्रीज हो जाती है जो प्राइसेस होती है रॉ मटेरियल की इंक्रीज, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, प्राइसेस इनपुट प्राइसेस वेजेस लैंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजिंग ड्यू टू द हाई डिमांड। देखो यहाँ पे फॉर्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो एक मार्केट के अंदर क्या करके एंटर कर गई। वहां पे जो मार्केट में एंटर करेगी तो उनको क्या चाहिए होगा, वहां मार्केट में एंटर करने से उनको क्या होगा, लैंड चाहिए, उनको चाहिए नहीं चाहिए, लेबर चाहिए, उनको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, सारे चाहिए उनके। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल चाहिए उनको। तो यहाँ पे क्या होता है, लेबर क्या होती है बहुत ज्यादा अनलिमिटेड तो नहीं होगी, लिमिटेड होगा, उनको स्किल लेबर चाहिए होती है, स्किल लेबर चाहिए होती है, वो क्या मांगेगी, उनसे ज्यादा वेजेस मांगेगी। वहां पे जो बिल्डिंग्स होगी वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, जो रेंट होगा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, कैपिटल हम लोन लेंगे किसी से वो भी क्या हो जाएगी, हाई रेट हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगी, मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। देन हमारे पास में क्या, ओवर क्राउडिंग या कॉम्बिनेशन, जब एक ही एरिया के अंदर बहुत सारी फर्म्स आ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, तो वहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। देन हमारे पास में क्या, यहाँ पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारे पास में ना बहुत ज्यादा फॉर्म आ गई वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, इनएडुकेट रोड्स होगी, पावर सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए होगा, और फैसिलिटीज लीडिंग टू इनएफिशिएंसी एंड हायर कॉस्ट। मान लो जब वहां पे इनएडुकेट जब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हमारी जो रोड्स होती है, पावर सप्लाईज होते हैं, फैसिलिटीज, जिसकी वजह से हम उसको कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, हमारा जो कनेक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टिविटी बनाते हैं हम, जो प्रोडक्शन है वो सप्लाई कर पाते हैं। अगर सप्लाई हम टाइम से नहीं करेंगे, डिले होगा सप्लाई। मान लो पहले हम आपको यहाँ पे रोड से जाना, वो रोड बहुत ज्यादा गड्ढे में, यहाँ पे हमारे 1 आवर लगने चाहिए, बट यहाँ पे हमारे 2 आवर लग रहे हैं, यहाँ पेट्रोल बहुत ज्यादा लग रहा है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन हमारे पास में क्या, एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने रोड्स तो बना दी, रोड्स को बनाने से वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी पॉलिसीज ला रही है कि जो कंपनीज है उनको ना इस मतलब कि इतने परसेंट से ज्यादा उनको पॉल्यूशन को उनको रोकना पड़ेगा, ऐसी कंपनीज वहाँ पे नहीं हो सकती। गवर्नमेंट जो पॉलिसी की वजह से जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज हो रही है, उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी क्या हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। इससे क्या बोला है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल्स कॉस्ट टू इंक्रीज, यानी गवर्नमेंट जब पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशन आए और इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, उनकी जो वो कॉस्ट हो सकती है, जो उनके एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो राइज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास में क्या देगा, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का होता है, जो ये किस शेप का दे रखा है आपको, देखो ये कैसी शेप है, ये वाली एल शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का किसने दिया था आपको, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दिया था। किसने दिया था, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दिया आपको ना, एल शेप कर्व विद एल शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर दिया। तो ये एग्जाम में आया हुआ भी है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दिया था वो कैसा था, एल शेप था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होती है, कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पे रिड्यूस होती है। इसमें क्या हो रही है, कॉस्ट धीरे रिड्यूस हो रही है, किसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न। तो किसकी वजह से, तो हमारे पास में इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से होता है। ठीक है, वैसे भी इसके बाद में हमारी जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है, ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, तो हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। एंड जैसे ही हम कॉस्ट, जैसे हम जो आउटपुट और इनपुट है उसको और इंक्रीज कर देते हैं, हमारी कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हम आपको है ना कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से होता है हमारे पास में डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से मैनेजर इनएफिशिएंसीज हो जाती है, वहां पे हम अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो जाता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।